अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मुज़म्मिल सौरवदी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर ख़तरनाक जवाबी हमला किया है और कल की रात इसराइल के लिए खौफनाक रात थी। वो रात जो एक मुश्किल तरीन रात, जिस तरह से इसराइली अवाम को बंकर्स में बंद हमने देखा, जो तकलीफ, जो अजियत उन्होंने बर्दाश्त की गज़ा और फ़लस्तीन में, कब से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ईरान खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान, चाइना, रूस ने ईरान का साथ दे दिया है, अल्जीरिया भी ईरान के साथ है, जबकि UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी तलब कर ली गई है। दूसरी जानिब भारत इसराइल के साथ खड़ा है। मुज़म्मिल साहब, आपसे मैं यही पूछ लेती हूँ कि भारत और इसराइल का गठजोड़, आपको क्या लगता है कि ये खित्ते के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है? नहीं, कोई नहीं। देखें, भारत का कोई ईरान के साथ बॉर्डर नहीं है। भारत का ईरान इसराइल लड़ाई में मैं कोई किरदार नहीं देखता है कि इखलाक, जैसे हम ईरान की सिफारती मदद कर रहे हैं, इखलाकी सिफारती मदद, चीन और रूस भी ईरान की इखलाकी सिफारती मदद कर रहे हैं, अल्जीरिया भी इखलाकी सिफारती मदद कर रहा है, भारत इखलाकी सिफारती मदद इसराइल की कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो इसराइल की खातिर ईरान पर बमबारी शुरू कर देगा। ये नहीं होगा। होगा यही कि भारत ठीक है इसराइल के साथ खड़ा है, हालांकि भारत और ईरान के भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और आपको पता है हम पाकिस्तान को तो गिला ही रहा है कि ईरान अपनी सरजमीन भारतीय मकासद के लिए इस्तेमाल होने देता रहा है और भारत से ईरान से एक कलभूषण भी आया और जो काफ़ी बलोच दहशतगर्द जो हैं उनके स्लीपर सेल्स या उनकी पनाहगाहें ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के लिए के खिलाफ जरूर इस्तेमाल होती रही है, लेकिन ईरानी हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसको इस चीज़ से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, पर उनका फ़र्ज़ है ना कि उनकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। लेकिन पाकिस्तान इस बात के कतई नज़र आज ईरान के साथ खड़ा है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की है वो भी मुकम्मल ईरान की हिमायत में की है और पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ईरान की हिमायत की है। तो मेरे ख्याल में पिछले दिनों ईरान गए भी थे आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे, जिसको बहुत तारीखी, जिसमें खामनेई से मुलाकात भी हुई थी। तो पाकिस्तान ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहता है, ईरान के साथ खड़ा है इसराइल के मुकाबले में, क्योंकि ईरान ने भी पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया। अब सूरत हाल ईरान और इसराइल की ये है कि दोनों मुमालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखने की बात कर रहे हैं। आपको ये जंग कितनी आगे मजीद? देखें, ईरान ने पाकिस्तान का हमेशा साथ नहीं दिया है। ईरान इंडिया के साथ खड़ा कई दफ़ा हमें नज़र आया है और चाबहार हो या और चीज़ें हों, ईरान इंडिया कोलैबोरेशन रहा है। लेकिन पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। ईरान ही वाहिद मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया था। चाबहार तो अभी की बात कर रहे हैं ना आप, मेरी बात समझे। ईरान तो मेरा टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है और ये अच्छी बात है। इससे आगे जाके पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अमन करने में मदद मिल सकती है। मुझे उम्मीद है ईरान अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स बलूचिस्तान चेंज करेगा और उसको समझ आएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान मेरे साथ खड़ी है। अब जहाँ तक आपने ईरान इसराइल लड़ाई की बात की है, मुझे ये काफ़ी माह चलती नज़र आती है। कसूर क्या ईरान का मुज़म्मिल साहब? इराक का कसूर क्या था? शाम का कसूर क्या था? फ़लस्तीन और गज़ा का कसूर क्या था? ईरान का कसूर क्या? चले मैं अभी रिसेंट जो करंट सिचुएशन है उस पर मैं बात कर लेती हूँ। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है मुस्लिम ममालिक एटमी ताकत बनते हुए, चाहे वो पाकिस्तान है एटमी ताकत और एक्सेप्टेबल है। देखें, मुसलमान दुनिया में इत्तफाक नहीं है। आप बात समझें, ईरान की जो मौजूदा सिचुएशन है, देखें उन्होंने पहले हमास को मारा जो प्रो ईरान थी, ईरान की प्रॉक्सी थी। उन्होंने हिजबुल्लाह को मारा, वो ईरान की प्रॉक्सी थी। उन्होंने हुस्सियों को मारा, वो ईरान की प्रॉक्सी थी। लेकिन उन्होंने शाम में बिशारतुल असद को हटाया, वो ईरान की प्रॉक्सी थी। ईरान को कमजोर करने की कोशिश थी ना, जो 2 साल से मुसलसल कोशिश चल रही थी। आप मेरी बात में कहूँ, ये जब ईरान के हमायतियों को मार पड़ रही थी, एक समझदार मुल्क के तौर पे ईरान को तब समझ होनी चाहिए थी कि इसके बाद मेरी बारी है। लेकिन जब हमास और गजा में हुई तब तो ईरान ने कोई इसराइल पे हमला नहीं किया। हालांकि उनके तेहरान में हमास के सरबराह को मारा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई इसराइल पे हमला नहीं किया। जब हिजबुल्लाह को उन्होंने मारा और वो पेजर वाला पूरा अटैक किया, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप उड़ा दी इसराइल ने, तब भी ईरान ने इसराइल पे कोई अटैक नहीं किया।
जब हुसियों को मार पड़ी तब भी नहीं अटैक किया, जब बशारतुल असद का इक़्तिदार ग़ुरूब हुआ तब भी नहीं किया। ईरान अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा कि अगर उसकी प्रॉक्सीज इसराइल के हाथों मर भी रही थी तो ईरान ने ये सोचा कि मैं ईरान किसी लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बहरहाल लड़ाई ईरान तक पहुंच गई। ईरान तक जाने का रास्ता ढूंढ रहा था इसराइल, जो कि उसने रास्ता बनाया, और इसराइल भारत उसमें कितना इन्वॉल्व था। ईरानी मीडिया इस चीज को क्लेम कर रहा है कि जो उन्होंने अगर आज मुसाद से कनेक्टेड लोग पकड़े जो वहां पे जासूसी कर रहे थे, उसमें से भारतीय निजात भी। मुसाद का नेटवर्क तेहरान में इतना मजबूत था कि उन्होंने हमास के सरबराह को वहां मारा। यस, ये आज का तेहरान में मुसाद का नेटवर्क है। उनके आर्मी चीफ को, उनको जब उन्होंने इराक में आर्मी चीफ को मारा उनके, तो जब तब भी तो मुसाद का नेटवर्क था। देखें, जो वो पेजर वाला उन्होंने किया कि एक ही दिन में सारे पेजर उड़ा दिए और जिससे हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप उड़ गई, वो भी मुसाद का नेटवर्क था। अब मैं आपको, मुसाद का तेहरान में नेटवर्क दुनिया का मजबूत तरीन नेटवर्क है। कैसे, किसकी बिना पे, किसकी बैक है? ये तो अब ईरानियंस को सोचना है कि उनके, देखिए ना, उन्होंने उनके 20 जर्नैल मार दिए पहले घंटे में। इसराइल ने ईरान के 20 जर्नैल भी मार दिए जी। आप मेरी बात समझें, किसी भी फौज के ऊपर के 20 जर्नैल, जिसमें पाकिस्तान इनकलाब का आर्मी चीफ भी हो, दूसरा भी हो, 20 जर्नैल जब आपने एकदम मार दिए, तो आप अपने देखें कि इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितना है इसराइल का, कि उसको पता है कि उनके 20 जर्नैल कहाँ हैं। तो फिर ट्रंप की बात मान के घुटने टेक लें, डील कर लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर से मुसाद का नेटवर्क तो उन्हें तब से ही ख़त्म करना चाहिए था जब हमास के सरबराह हसन आनिया वाला इशू हुआ था, या जब हिजबुल्लाह वाला हुआ था। मेरा ये ख्याल है कि जब हमास की और इसराइल की लड़ाई हुई थी, तब हिजबुल्लाह, हमास, हुसियों और ईरान को समझ आ जानी चाहिए थी कि हम सब की बारी आ गई है। आप सब एक किश्ती के सवार थे। उस वक़्त आप सब इकट्ठे नहीं हुए। हिजबुल्लाह ने हमास की दफ़ा कहा कि हमारी नहीं है, बाद में हिजबुल्लाह की बारी आई। हम हुसियों ने हिजबुल्लाह हमास की दफ़ा कहा हमारी नहीं है, फिर हुसियों की बारी आई। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुसियों की दफ़ा कहा हमारी बारी नहीं है, अब ईरान की बारी आई। देखें, आप सब एक थे और इकट्ठे इसराइल को से लड़ रहे थे। हमास भी इसराइल से लड़ रहा था, हिजबुल्लाह भी लड़ रहा था, उसी भी, और ईरान भी। यहाँ तो आप मिलकर लड़ लेते। पहले दिन जब हमास ने शुरू किया था, तब हिजबुल्लाह, ईरान, हुसी सब मिलकर इसराइल पर हमलावर हो जाते। वो मौका आपने गंवा दिया। उसने एक एक करके, पहले जब वो हमास से लड़ा था उसने कहा मेरी हिजबुल्लाह से कोई लड़ाई नहीं, फिर वो हिजबुल्लाह की तरफ आ गया, फिर वो शाम की तरफ आ गया, फिर वो यमन की, एक एक करके उसने सबको मारा है और अपना टारगेट अचीव किया। और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। नहीं, मुस्लिम ममालिक ने कुछ नहीं किया, हकीकत यही है। नहीं, ईरान खामोश तमाशाई बना रहा। देखें, सऊदीया, टर्की, पाकिस्तान, सऊदीया की लड़ाई, सऊदीया हमास को नहीं पाल रहा था। हमास ईरान की प्रॉक्सी थी। सऊदीया अमीर अब्बास के साथ था जो फ़लस्तीन का सदर है। ईरान हमास के साथ था। आप बात समझें, सऊदीया तो लबनान के वज़ीर आज़म हरीरी के साथ था, ईरान हिजबुल्लाह को पाल रहा था इसराइल के खिलाफ। तो ये ईरान की जिम्मेदारी थी, सऊदी अरब की नहीं थी। ये गेम प्लान ईरान का था। आग अगर एक घर में लगी है ना मुजम्मिल साहब, तो वो बाकी नहीं, जगहों को भी मैं अपनी एक लपेट में जंगी हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ कि ये जो सारी प्रॉक्सीज थी, ये ईरान की प्रॉक्सीज थी। ईरान या तो जब पहली प्रॉक्सी की बारी आई थी तो सारे मिलकर फैसला करते, नहीं एक पर हमला, हम सब पर हमला है, और इकट्ठे पर लड़ना शुरू करते थे, जो भी नतीजा होता। उन्होंने एक एक करके मारा है और एक दूसरे का तमाशा देखता रहा है, और सबकी बारी आई है, और एंड पे ईरान की बारी आ गई है। कॉमन सेंस की बात है, एंड पे ईरान की बारी आ गई। उन्होंने ईरान की तमाम प्रॉक्सीज ख़त्म की। देखें, हिजबुल्लाह से लबनान की हुकूमत को भी मसला था, क्योंकि वो स्टेट विद इन द स्टेट बन गई हुई थी। अब हमास को, अमीर अब्बास को हमास से मसला था। वो समझ रहा था वो अमन ला रहा है, हमास अमन नहीं ला रहा। ये स्टेट विद इन द स्टेट का भी एक गेम था। आप बात समझें, बशारतुल असद स्टेट विद इन द स्टेट, हुसी स्टेट विद इन द स्टेट का गेम था, और ये ईरान का गेम प्लान था। मतलब साहब, एक बहस पाकिस्तान में भी छिड़ी हुई है क्या कि ये उनके अपने जासूस थे या उनके अपने ईरान के लोग थे जो चंद पैसों की खातिर मुसाद के आगे बिक गए।
अब इस एक गलत फहमी को दूर करने के लिए ईरानी मीडिया बार बार क्लेम कर रहा है कि जो जासूस पकड़े गए हैं जिनका मोसाद से ताल्लुक है वो बेसिकली भारत से कनेक्टेड थे और उनको इंडिया में भारत फैटफ के लिए पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, उसको भी मेरे ख्याल से हमें डिस्कस करना चाहिए कि भारत का जो असल चेहरा सबकी दुनिया के सामने है। जवाब देना चाहता हूँ। क्या जो इंडियन ईरान में थे वो मोसाद के एजेंट थे, उनको ईरान में रखा किसने हुआ था? इसराइल ने नहीं, दहशत ईरानियन गवर्नमेंट ने उनको अपना रखा हुआ था। तो कलभूषण जो पाकिस्तान में था उसको तो भारत ने रखा हुआ था। फॉल्ट तो ईरान की अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी में था कि वो ये नहीं समझ सके कि जो इसराइल का दोस्त है वो इसराइल के लिए ईरान में नेटवर्क बनाएगा या नहीं बनाएगा। इंडिया और इसराइल की दोस्ती का ईरान को नहीं पता था। मतलब आज वो कह रहे हैं कि उनके 20 जर्नैल मारे गए हैं, उनकी फजाइया की सारी टॉप क़यादत मारी गई है, उनके साइंटिस्ट सारे मारे गए हैं। आप देखें 1 घंटे में 200 जहाज आए और उनके टारगेट्स की अचीवमेंट देखें और एग्जैक्ट एक्यूरेट उन्होंने निशाना बनाया जहां पे पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर थे, आर्मी चीफ थे, साइंटिस्ट थे। इसका मतलब है कि मोसाद की इतनी ज़्यादा एक्यूरेट इंटेलिजेंस थी कि टॉप किसी भी मुल्क की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप फजाइया लीडरशिप को, टॉप एटमी साइंसदानों को 1 घंटे में खत्म करने की इतनी बड़ी मिसाल नहीं, लेकिन गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। और ईरान को तो इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उनके F-35 तैयारे के हवाले से भी है कि उन्होंने 2 तैयारे गिराए हैं, उनकी पायलट को भी गिरफ्तार किया, खातून पायलट को भी। देखें 200 तैयारे आए हैं, ईरान ने घुटने नहीं टेके। मैं मानता हूँ एक गैरतमंद कौम है, नहीं मैं ये भी मानता हूँ, जो कहा उस पे अमल किया, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन देखें जंग जो है ना, हमने पाकिस्तान देखें जंग जो है ना जज्बात से नहीं हिकमत से लड़ी जाती है। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, हिकमत से लड़ी जाती है। ईरान की हिकमत अमली थ्रू आउट क्या रही है और कितने अरसे से वो अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका किस तरह धमकी की जोर के तौर पे डील करने की बात कर रहा है। अमेरिका ने इराक से अपने 4 जहाजों में लोग निकाल लिए, डिस्ट्रॉयर सबको नजर आ रहा था कि हमला होगा। सवाल इतना ही था ना कि इतवार को होगा या पीर को होगा या जुम्मे को हो गया। क्यों होगा? मेरा आसान सा सवाल ये है, छोड़े जंग जैसे इंडिया ने हम पर हमला किया तो हमने ये तो नहीं पूछा क्यों होगा, जंग की तैयारी की। उनके आप मेरी बात समझें, जब जंग सर पे आ जाए तो ये नहीं होता क्यों होगा, जंग सर पे आ गई ईरान के। अच्छा नहीं छोड़ेंगे, इस्राइल क्या कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ईरान की तैयारी क्या थी कि आपके 20 जर्नैल फजाइया की लीडरशिप साइंसदान 1 घंटे में सारे मार के चले गए। आपकी तैयारी क्या थी? आपने सारे एक जगह बैठाए हुए थे। देखिए ना मिलिट्री ये जंगी हिकमत अमली का एक बहुत बड़ी नाकामी है। जब भी दुनिया में जंगें स्टडी की जाएंगी, इससे बड़ा ब्लंडर स्टडीएबल नहीं होगा कि दुश्मन आए और 1 घंटे में आपकी टॉप लीडरशिप उड़ा के चला जाए और आप कहें हैं हमारे साथ क्या तो फिर इसका मतलब हिटलर ने भी जो कुछ किया वो जस्टिफाइड था। चलो थोड़ा फैटफ स्टडी कर लेते हैं। फिर इंडिया ने फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की है, नाकाम हो गया, बुरे तरीके से नाकाम हो गया। इसराइल उसके साथ था, लेकिन चूंकि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और इंडिया और इसराइल के मुकाबले पे दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के खिलाफ की दहशतगर्दी के खिलाफ खिदमात का पूरी दुनिया मुतरफ है और यही फैटफ में हम फंसे रहे हैं बहुत अरसा। लेकिन फिर हम निकल गए। बाद में जब शहबाज शरीफ की PDM वम गवर्नमेंट आई तो हम उसमें से निकल गए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे कि इंडियन लॉबी ने हमें फैटफ में फंसाया। लेकिन कामयाब सफारतकारी ये है कि आज इंडियन लॉबी हमें फैटफ में नहीं फंसा सकती। उस वक्त नाकाम सफारतकारी थी कि हम फैटफ में फंसे हुए थे और एक वजीर खारजा आके सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था कि इंडिया ने हमें फंसाया हुआ है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया नाकाम हो गया। इतना दे रहे हैं उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज था उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की, उसकी बात आप नहीं कर रहे। ब्रेक का टाइम हो रहा है मुजम्मिल साहब, मैं फैटफ की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान लैब भी चलाई जा रही है, क़यादत की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी और हमें उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, जहां अमरीकी फ़ौज के 225वें यौम तासीस में उनको मदऊ किया गया है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर के मसले को हल कराने की बात भी कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि तर्जुमान अमरीकी सदर साजिद तारड़ ने हमें ज्वाइन किया है। साजिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर। साजिद तारड़ साहब, ये
जो अमेरिका में वाशिंगटन में परेड हो रही है 250वीं यौम तासीस फौज का, ये कोई सालाना परेड तो नहीं होती है। आखिरी दफ़ा 1991 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कराई थी कि गल्फ वॉर एंड हो गई थी और जीत की खुशी में कराई थी। अब तो ट्रंप ने अपनी सालगिरह पे रख ली है और उनकी सालगिरह और परेड है। कोई जंग तो उन्होंने जीती नहीं है, कोई दुनिया में मार्का हुआ नहीं है, कोई रूस यूक्रेन जंग ख़त्म नहीं हुई, कोई गज़ा का मसला हल नहीं हुआ, तो ये किस खुशी में वो परेड करा रही हैं, ये समझ नहीं आ रही दुनिया को। देखें, ये इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि पिछले 12 साल 8 साल ओबामा के और 4 साल बाइडेन के अमेरिका जो है वो बैक फुट पे रहा है। हर फ्रंट पे, हर जंग के अंदर, हर मार्के के अंदर हारता रहा है। वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया भारत ने, रशिया ने और चाइना ने। और अमेरिका के अंदर हालात ये हैं कि 12 साल मुसलसल कौम को बताया गया कि अमेरिका इज बैड प्लेस, अमेरिका इज अ रेसिस्ट प्लेस, अमेरिका का झंडा तब्दील करना चाहिए, अमेरिका का तराना तब्दील करना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद और आज आप देख रहे हैं कि अमेरिकन बच्चे अमेरिका के झंडे को आग लगा रहे हैं, हमास हमास के नारे लग रहे हैं और डेथ टू अमेरिका अमेरिकन बच्चे कह रहे हैं। तो दर हकीकत ये परेड उसी सिलसिले में की जा रही है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्राइड को दोबारा रिवाइव किया जा सके, अमेरिका का नेशनलिज्म लाया जा सके। आज देख रहे हैं लॉस एंजलिस जल रहा है और वहां पे 2 चीजें बताना चाहूंगा कि ये परेड भी उसी चीज उसके साथ रिलेटेड है। वहां पे लोगों ने मैक्सिको के झंडे उठाए हुए हैं, अमेरिका के झंडे नहीं उठाए। और बार बार CNN कहता है कि कैलिफोर्निया मैक्सिको का हिस्सा है, वहां पे मैक्सिकन्स को आने की खुली इजाजत देनी चाहिए। तो दर हकीकत ये सारी परेड डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि अमेरिका ग्रेट अगेन। ये परेड भी उसी सिलसिले में की जा रही है। 1500 शहरों में मुजाहरा होगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नो किंग, वो कह रहे हैं ट्रंप को बादशाह नहीं बनने देंगे। ये तो बादशाह अपनी सालगिरह वाले दिन तकरीबात रखते थे ना, परेड रखते थे। बादशाह अपनी सालगिरह वाले दिन जो है खुशियां मनाते थे, पूरी कौम, पूरे मुल्क में चिरागा होता था। तो वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपनी सालगिरह वाले दिन रखा है, ही वांट्स टू बी अ किंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो नो किंग प्रोटेस्ट 1500 शहरों 50 स्टेट्स में होने लगा आज। बिल्कुल, लेकिन देखें उस एहतजाज से बिल्कुल उसी तरीके से हैंडल किया जाएगा जिस तरह लॉस एंजलिस में आर्मी ने और मरीन ने जाके कैलिफोर्निया को बचाया है। तो दर हकीकत बिल्कुल इसी तरीके से आज अमेरिका अपने अंदरूनी कई मसाइल का शिकार है। 22 मिलियन इलीगल को बुलाया गया है, टिकटें दे देकर बुलाया गया घरों से कि आए और इस कंट्री को 1 स्टेट कंट्री बनाया जाए, सिर्फ डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन पार्टी का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। तो दर हकीकत ये इस चीज को हैंडल किया जाएगा कौम। और दूसरा इसमें मुजम्मल साहब अर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैंडेट दिया गया है कौम की तरफ से कि मेक अमेरिका सेफ अगेन। तो उस मैंडेट को डिलीवर करेंगे, आप देखेंगे डिलीवर करेंगे। और ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं ओबामा नेशन के लोग, ये अपनी मुंह की खाएंगे। आप देखेंगे कि जो मुजाहरे होंगे बड़े थोड़े से लोग होंगे और जो कोई अमेरिका की इमलाक को, अमेरिका की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सख्ती से डील किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, केसेस होंगे और बड़े लंबे चौड़े केसेस होंगे। इट्स नॉट द सेम अमेरिका, इट्स अ डिफरेंट अमेरिका ना। लेकिन साजिद, मरीन्स और नेशनल गार्ड्स के इंटरवीन के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुजाहरे मुसलसल बढ़ रहे हैं और दूसरे स्टेट्स तक पहुंच चुके हैं। और ट्रंप की पॉलिसीज को आपको नहीं लगता कि वहां की आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया और आने वाले टाइम में मजीद भी खतरात लाहक हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कुर्सी को? नहीं, देखें, इसमें ये कहना बड़ा अभी कबलस वक्त होगा कि कौम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में कौम ने अभी रिसेंटली 7 स्विंग स्टेटों के अंदर भी कौम ने मैंडेट दिया है कि ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको कंट्रोल किया जाए और बॉर्डर सेफ किया जाए। और ये जो एक इन्वेजन हुई है अमेरिका के अंदर, इस इन्वेजन को रोका जा सके। यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि आज ना सिर्फ इस इलीगल इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका सफर कर रहा है, बल्कि आप यूरोप के हालात देख लें और बल्कि आप पाकिस्तान के हालात देख लें। आपने अभी रिसेंटली
अफगानिस्तान अफगानियों को यहाँ से निकाला है, उनके तो दर मुल्क वापस हकीकत भेजा है। मुल्क वापस भेजा है। बिल्कुल आपने और उसकी वजह ये है कि जब तक आप किसी ज़ाब्ते के जरिए नहीं चलेंगे, पॉलिटिकल रेफ्यूजी तो एक आना ठीक है, लेकिन उसका भी मकसद ये होता है कि जब उनके अपने कंट्री के अंदर हालात ठीक हो तो वो वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पे तो एक मामला था, इट वाज अ पॉलिटिकल मूव, मैटर ऑफ फैक्ट, कि इन लोगों को बुला के यहाँ पे ग्रीन कार्ड दिए जाए, सिटीजन बनाया जाए और यहाँ पे वन पार्टी रूल किया जाए। शाहिद तारिक साहब, ये एक तो अमरीकी एहतजाज कर रहे हैं नो किंग के ऊपर, एक इमिग्रेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, एक हमारे पाकिस्तानी भी तो एहतजाज कर रहे हैं ना इस परेड के मौके पर। मैं समझता हूं कि एक शर्मिंदगी का बायस है, शर्मिंदगी है। ऐसे लोग हैं जो ये ज़ॉम्बीज क्रिएट किए गए हैं। ये भी एक फितना है। आपके दो फितने हैं, एक आपका खारजी फितना है, आप एक अंदरूनी फितना है। और ये बिल्कुल एक तो देखिए, मैं यहाँ पे जो एहतजाज है वो ज्यादातर यूट्यूबर्स अपनी इनकम के लिए कर रहे हैं, और ये एक ऐसी पार्टी है जो पहले ही इंतशार का शिकार है, ग्रुपों में है। लेकिन नहीं, वाशिंगटन में जो एहतजाज रखा गया है वो तो कह रहे हैं पूरे अमेरिका से लोग आ रहे हैं सफारत खाने के बाहर एहतजाज करने के लिए, और परेड के दौरान भी एहतजाज होगा, तो ये तो वो तो कह रहे हैं बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। बिल्कुल सुना मैंने भी, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन देखें उस दिन शहर बंद होगा, पता नहीं किस तरह ये एंटर करेंगे, इसका अभी सवालिया निशान है। लेकिन इस पे एक मैं अर्ज करना चाहूंगा, उस दिन एक बहुत बड़ा वाकया हो रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सिपा सलार उस दिन आ रहे हैं, और उस परेड में जो है वो हिस्सा शामिल होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की इनविटेशन पर आए हैं। वो एक इतना बड़ा जो वाकया है, एक इतना बड़ा प्राइड है पाकिस्तान के लिए, उसको ये अंडर एस्टिमेट करने आ रहे हैं। शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे इस वक्त। ज्यादातर पाकिस्तानी अपना माइंड चेंज कर चुके हैं इस जंग के बाद, और उसके आज मैंने खुद कई लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि we are sympathizer with PTI, but we are not interested in anti army movement। तो मेरे ख्याल में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये चंद यूट्यूबर इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा तादाद में लोग आ पाएंगे। जो फील्ड मार्शल साहब की क्या मसरूफियात हैं अमेरिका में, आप कुछ बता सकेंगे हमें? देखिए अभी तक ये ज्यादातर चीजें अभी तक ना पब्लिक उन्होंने की है, लेकिन यहाँ तक जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर रूमर्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मीटिंग होगी, मीटिंग है उनकी तय होगी, और पेंटागन के अंदर मीटिंग्स होंगी, जदीद असले के बारे में बातें होंगी, F-35 के बारे में बातें होंगी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिपा सालार का, हमारे फील्ड मार्शल साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप की इनविटेशन पर आना बहुत बड़ी बात है, उनसे मीटिंग होना बहुत बड़ी बात है। रीजन के अंदर चेंजेस आ रही हैं। अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, अब ये नया पाकिस्तान है। अब नया वल्वला है, नया जज्बा है। आसम मुनीर की, जनरल आसम मुनीर साहब की लीडरशिप के ऊपर प्रेसिडेंट साहब का एतमाद होना, उसको प्रेज करना कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। उसके बाद जनरल माइकल जो सिंटकॉम के हैं, उनकी रिसेंटली बात करना, स्टेट डिपार्टमेंट में कश्मीर के बारे में बातें होनी, मैं ये समझता हूँ ये सारी खुश आयत बातें हैं। और इन सब का सेहरा जो है वो जनरल आसम मुनीर साहब को जाता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डिटरमेंट है, नेशनलिस्ट है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और भी मुल्कों के आर्मी चीफ आ रहे हैं इस परेड में, या सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ रहे हैं? नहीं, और भी, और दूसरे लोग भी आर्मी चीफ काफी इनवाइट किया गया है, जो एलाइज हैं, जिनके साथ अमेरिका के रिलेशनशिप स्ट्रांग है, या जिनके साथ मजीद आगे अमेरिका के रिलेशनशिप स्ट्रांग होने जा रहे हैं, उनको बुलाया गया है, वो आएंगे। और जनरल आसिम मुनीर साहब विल बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी चीफ को बुलाया गया है या इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया गया है? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर, शायद मिलिट्री अटैची लेवल का कोई वहां पे लोग जाए एम्बेसी से, लेकिन मेरे ख्याल में कोई उनके आर्मी चीफ इज नॉट हियर इन द यूएस। आते वॉशिंगटन डीसी तो अब तक बात आ जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बड़ी इस वक्त अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भारत के आइडियल नहीं है।
वो खुद इस चीज को बड़े आपने देखा होगा कि चंद दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हर जगह पे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर का जिक्र किया है। बल्कि इस वक्त भारत बड़ा सख्त परेशान है कि G7 में जाएंगे और मोदी साहब का आमना सामना होगा और फिर दोबारा वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ना सिर्फ मुज़ाकरात की बात करेंगे बल्कि कश्मीर की बात करेंगे। और इस वक्त इंडिया जो है दे आर वेरी अपसेट और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि सारे आने वाले दिनों में इन चीजों को किस तरह रोका जाए। लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज अ लीडरशिप ऑफ जनरल आसिम मुनीर के जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिकॉग्नाइज किया है कि अमेरिका पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मेरे ख्याल में ये उनकी साबित कदमी है। जिस तरीके से उन्होंने ये 3 दिन की जंग में प्रूव किया है कि जज्बों के साथ जंगें जीती जाती हैं, हथियारों के साथ नहीं जीती जाती, और वो जज्बा आज पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है साजिद, आप साथ ही मौजूद रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साजिद, ये सूरत हाल है कि गिरफ्तारियां अभी भी मुसलसल हो रही हैं और इवेंट के दौरान भी आपको लगता है कि गिरफ्तारियां होंगी? फील्ड मार्शल साहब का कोई पाकिस्तान एम्बेसी में पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन प्लान हुआ है? कोई दावतनामा आया है पाकिस्तानी ओवरसीज डॉक्टर्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को? देखिए, इस पे गौर किया जा रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो वेलकम करना चाहती है। शुक्रिया अदा करना चाहती है जनरल आसिम मुनीर का कि पाकिस्तान को सेव किया है, उन्होंने नया पाकिस्तान दिया है। उम्मीदें दोबारा इस वक्त जाग रही हैं। हमें अब फ्यूचर नजर आता है कि पाकिस्तान कैन बी रिजन आउट ऑफ दिस मिजरी, जिसमें आपने देखा है कि ये जो इंतशार है अंदरूनी जो इस वक्त जो एक मजहबी कल्ट है, जो मैं पॉलिटिकल पार्टी तो कहना ज्यादती होगी, ये मजहबी कल्ट से जान छुड़ाने के लिए जो कौम जो है पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बाशऊर पाकिस्तानी वो मिलकर जाके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बड़ा इसरार है, एम्बेसी को कहा जा रहा है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, और मेरे ख्याल में ये इवेंट होगा। मेरे ख्याल में अब देखें उनके, हमने हमेशा देखा है जब अमेरिका पाकिस्तान की बहुत तारीफ करने लगे ना तो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, वो अपनी ज़रूरत पर तारीफ करता है। तो अब जो ईरान इसराइल लड़ाई है उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को भी, तो इसलिए तो ये मोहब्बत नहीं है कि ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को न्यूट्रल रखना है या पाकिस्तान का ताउन चाहिए। नहीं, इसमें मैं मुजम्मिल साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये पुराना अमेरिका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले अपने 4 साल के पीरियड में भी कश्मीर की सालसी बगैर किसी लालच के, उस वक्त जंग जारी नहीं थी किसी कंट्री की, तब भी उन्होंने कश्मीर पे सालसी की ऑफर की थी। और उसके बाद जंग अभी आज शुरू हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के आए थे अमेरिकन, वो उस रीजन के लिए खतरा है। उसकी भी वजह है पार्टनरशिप वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा चीजों को बैलेंस करते हैं। पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि अपने एलाइज का जो इंटरेस्ट है उसको भी देखा जाए और एलाइज के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए जाए। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना पहला दौरा फिर दोबारा सऊदी अरेबिया और उसके बाद कतर और उसके बाद यूएई का होना ये जाहिर करता है कि ही इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट रीजन, और उस रीजन में अल्टीमेटली पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया। एट द सेम टाइम मैं नहीं समझता कि ईरान एक रीजन थी कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आज तक 15 दफा कश्मीर और भारत और सीज फायर और ये सारी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ डिफरेंट प्रेसिडेंट, इज अ डिफरेंट लीडर। मैटर ऑफ फैक्ट, इलान मस्क और ट्रंप की सुलह हो गई है कि सीज फायर हुआ है? नहीं, सिर्फ सीज फायर हुआ है। इलान मस्क ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, उन्होंने उनसे माफी मांग ली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त ही इज वेरी प्रेसिडेंशियल, बहुत मजे हुए हैं, सोच के हर चीज करते हैं। उन्होंने उनसे बात करने से इनकार किया है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होगा। इलान मस्क को भी सबक सीखना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टारलिंक उनके पास जो टूल है उसकी अमेरिका को जरूरत है, उसकी पेंटागन को जरूरत है।
इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक उन्होंने इतने ज्यादा ना इंतकामी को कार्रवाई की है, ना कोई बड़ी इतनी स्टेटमेंट दी है। मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं किसी मुनासिब वक्त पे मेरे ख्याल में दोनों के अंदर सुलह होगी। आखिर में आपसे सवाल ये एक ही रह जाता है कि जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमेरिका है, इसमें हमें कोई अमेरिका से जदीद असला मिलने की तवक्को है या वो हम चाइनीज से ही लेंगे, इनसे अच्छे ताल्लुकात ही रखेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि हमारे सिपा सलार को बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। और माजी में भी देखा गया है, अमेरिका जब इस इनविटेशन देता है तो सारी चीजों को सोच समझ के देता है। दौर जो है कि और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, चाइना तो हमेशा कर्जा देता है, ये चीजें बेचता है, अमेरिका ग्रांटें देता है। और दूसरा, आप हमारे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप आज के नहीं है, सिंस 1947 से हमारे रिलेशनशिप है। हमारा जो मजीद हमारा काफी असला आज भी जिसमें टैंक है, F-16 है, वो सारे अमेरिकन हैं। हमारी सोल्जर जो है, हमारे जनरल्स जो है, वो सारे अमेरिकन ट्रेंड हैं। मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से भी जदीद असले की पाकिस्तान को ऑफर की जाएगी और ये इस दौरे का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत एक कामयाब दौरे से बड़े पुरुमीद और एक सक्सेसफुल दौरे के साथ पाकिस्तान वापस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने। मेरे ख्याल सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन ट्रंप पॉलिसीज के अगेंस्ट उनके जो अवाम है इस टाइम सड़कों पर हैं। जंग बंदी कराने में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नाकाम रहे, उनकी इंतजामिया नाकाम रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं, इसराइल और ईरान की सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है पहले ही। और अब ऐसे में कश्मीर की बात करके आपको नहीं लगता कि मामला हल कराने की बजाय ये ज़्यादा बिगड़ने की तरफ जा रहा है? क्योंकि इंडिया तो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, ना भी करे तो मामला इंटरनेशनलाइज तो हो क्या ना। इंडिया की तो पॉलिसी ये है कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज ना होने दिया जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की फतह है। और ये कश्मीर पर बात करने का मतलब ये है कि वो इंडिया को ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों इस बात पे तकलीफ हो रही है कि वो इंडिया को गुस्सा दिलाते हैं? लॉजिकल बात है, तो मोदी को तकलीफ होनी चाहिए, सेना के मान को क्यों तकलीफ हो रही है? लॉजिकल बात ये है कि किसी भी मुल्क को जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं, इसमें तकलीफ की बात नहीं, इसमें लॉजिकल बात है कि अगर हम भी जंग की तरफ आगे जाते हैं तो आपको पहले ही पता है कि सूरत हाल क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर अमेरिका जैसा मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसी की बात करता है, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए या हौसला अफजाई करनी चाहिए? हम तो कर रहे हैं उसकी हौसला अफजाई, तो लेकिन आपको क्यों इतराज है? की गेम समझने की कोशिश नहीं आप कर रहे हैं। कोई गेम नहीं, क्या गेम है? हम तो चाहते हैं दुनिया का हर मुल्क कश्मीर की बात करे। जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका के लिए, आज बहुत रेलेवेंट हो गया। दुनिया जीतने वालों के साथ होती है, दुनिया हारने वालों के साथ नहीं होती है। आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, वो जंग जीते हैं, हारे होते तो ना बुलाया जाता। यही अमेरिका है, सुपर पावर है, ट्रंप है, जो कि देखें दुनिया जीतने वाले के साथ है। अच्छा, चाहे वो इसराइल हो, जो भी जीते, एतराज नहीं है, जो जीतेगा दुनिया उसके साथ है। आप मेरी बात है, हारने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा होता। इस वक्त आसिम मुनीर साहब जंग जीते हैं, उन्हें अमेरिका भी बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहा है, कश्मीर की बात हो रही है। हम जंग आ रहे होते, किसी ने कश्मीर की बात ही नहीं करनी थी, किसी ने पाकिस्तान की बात भी नहीं करनी थी। तो इसलिए ये तो अब जो उनको प्रोटोकॉल है वो जंग जीतने की वजह से बचे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है हालात। मुझे बहुत शुक्रिया आपका, टाइम चूंकि कम है। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।